धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक फिल्म में आपने कादर खान का एक डायलॉग जरूर सुना होगा। वो कहते हैं एक तरफ बाढ़ आ रही है, लोग डूब डूब के मर रहे हैं, और एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है, लोग पानी के बगैर मर जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में राजनीतिक पार्टियां हो चाहे धंधेबाज लोग हैं, उनके लिए धंधा निकल आता है। जहां पानी नहीं है वहां टैंकरों से पानी बेचिए, जहां बाढ़ आ रही है वहां लोगों को बचाने का दूसरा झांसा दीजिए। क्या ऐसा ही कुछ कोरोना काल में नहीं हो रहा है, और खासकर स्वास्थ्य विभाग के अंदर नहीं हो रहा है? क्योंकि एक महिला कह रही है कि वेदांता हॉस्पिटल के अंदर 3200 रुपये के इलाज के उससे 2 लाख रुपए मांगे गए। 25,000 रुपये उसने किसी तरीके से जमा भी कर दिए, लेकिन बावजूद उसके फिर कहा गया कि जब तक आप 2 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे आपका इलाज नहीं किया जाएगा। वो वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन ऐसे स्वास्थ्य माफियाओं से जुड़ी हुई 3 खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि जो सर गंगा नाम अस्पताल है वो प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि निजी क्षेत्र का एम्स है साहब, और अरविंद केजरीवाल ने उस पर एफआईआर दर्ज करा दी। और कितनी सी बात पे एफआईआर दर्ज करा दी कि साहब उसने जो ऐप लॉन्च किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने, उसमें कहा गया है कि तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं अपने यहाँ के खाली भरे हुए बेड का डाटा उसमें रोज़ अपलोड करेंगे। डाटा अपलोड नहीं किया, जानकारी उसमें अपडेट नहीं की, इतनी सी बात पर एफआईआर दर्ज करा दी। इस मामले को लेकर पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन सामने आई, उसने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की, निंदा की उनके इस कदम की। उसके बाद आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी सामने आ चुकी है। उसने कहा साहब ये इतिहास का काला दिन है, इस तरीके से हॉस्पिटल में एफआईआर दर्ज करना इतिहास का काला दिन है। यानी कि तमाम तरफ से अरविंद केजरीवाल निशाने पे हैं, लेकिन अभी भी वो डटे हुए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बेड्स की कालाबाजारी नहीं होने देंगे, जो कोशिश कर रहे हैं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से मैं आपके सामने पहली तस्वीर रखनी शुरू करता हूँ। महाराष्ट्र से ये खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ के 2 अस्पतालों पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्या भूमपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार दिखा रहे हैं आपको इस खबर को? नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाना है, उसमें वो लगे हुए हैं। ठाणे जिले के 2 कोरोना अस्पताल हैं जिन पर इस तरीके का जुर्माना लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि सरकारों के जो नियम थे उनका खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे। इनको बार बार नोटिस दिया जा रहा था और कहा था कि अपनी चीज़ों में सुधार करें, ये कहना है वहाँ के उपनगर आयुक्त विश्वजीत केलकर का। लेकिन इन अस्पतालों ने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया। 16 लाख रुपए का इन अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है। यानी कि देखिए कि बार बार सरकार कह रही है, लेकिन अस्पताल जो हैं प्राइवेट अस्पताल है भाई, किससे घबरा रहे हैं? पूरे मॉल की तरह बना रखे हैं, अंदर घुस जाओ सब कुछ उतार लें, एक दिन का लाखों रुपये लेवें, और मरने के बाद भी लिटा के रखते हैं। आपको अगर अक्षय कुमार की फिल्म याद होगी तो उसका वो सीन देखिएगा, आजकल सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक डेड बॉडी को लेकर एक महिला के साथ हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं साहब हमारे मरीज़ को बचा लो, हमारे मरीज़ को बचा लो। डॉक्टर कहता है साहब माँ मौजूद है, नहीं नहीं सीनियर डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, कि साहब सीनियर हो चाहे कुछ भी हो कहीं से बुला लो। बुला लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, और उसके बाद उस मरे हुए इंसान के नाम पर कभी ये दवाई कभी वो दवाई, कभी ये जाँच कभी वो जाँच, लाखों रुपये वसूल लेते हैं। उसके बाद जब घंटों तक ये ड्रामा चलता रहता है तो वहाँ अक्षय कुमार कहते हैं कि अब तुम्हारा मैं बताता हूँ क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैं डेड बॉडी लेके आऊँ फला हॉस्पिटल से, ये आदमी इतने बजे मर चुका है और आप लोग इसका इलाज कैसे कर रहे थे इसके नाम पे जो पर्चे फाड़े। तो क्या ये इत्तेफाक है या ये सच है कि मरने के बाद भी लिटाए रखते हैं ताकि पैसा बनता रहे? इस पर भी गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में बहुत सारी हकीकत भी दिखाई जाती है। दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। बिना कोरोना जांच के डेड बॉडी परिवार के लोगों को दे दी। परिवार के लोगों को लगा कि हमने तो अपने मरीज को यहाँ पे इसलिए भर्ती किया था कि उसका लीवर फेल हो गया और उसकी मौत इसी बीमारी से हुई होगी। अब वो तमाम लोग इकट्ठे हो गए, 400-500 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद जो पता चला तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। पता चला मरने वाले को कोरोना पॉजिटिव था। इसके बाद क्या किया? मुंबई के वसई से खबर आ रही है, वहाँ पुलिस प्रशासन ने 40 ऐसे गंभीर लोगों को जिन्हें कोरोना का संक्रमण ज़्यादा पाया गया उनको तो क्वारंटाइन कर दिया। बाकी बचे 400-500 लोग जो हैं उनकी तलाश की जा रही है, उन्हें कुछ को उनके घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है और जांच का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। ये हालत है प्राइवेट हॉस्पिटलों की। हॉस्पिटल का नाम भी आपके सामने रख देते हैं। कार्डिनल जो है
गिशेशियस ये इस अस्पताल का नाम बताया जा रहा है और उसने इस कारनामे कहेंगे साहब अंजाम दिया है। नवारा टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैं ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि जब वो मर गया तो तब उसकी कोरोना रिपोर्ट आने का इंतज़ार नहीं किया गया। बाद में कोरोना रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने घर वालों को बताया है कि उनको तो जो है कोरोना निकला है। ये हालत हॉस्पिटल्स की है। मरने वाले जो हैं उनकी उम्र करीब 5 साल है और वो जो रहने वाले थे अरनाला के रहने वाले थे। जैसा मैंने बताया लीवर फेल होने पे उनको हॉस्पिटल लाया गया था, मौत हो गई। परिवार के लोगों को लगा कि लीवर फेल होने से मौत हुई है। ये स्थिति है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। फिल्में देखी होंगी ना, बहुत सारी नकली दवा के बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर ही कितना बड़ा गैंग पकड़ा गया पूरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है, पता ही कुछ। किडनी निकाल के, गुर्दे निकाल के, लीवर निकाल के बेचने का काम कर रहे थे डॉक्टरी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसको मैंने आपके सामने शुरू में बोला था। Hi, I'm a good law-abiding citizen of India and I'm here to share the horrible experience I had with the top-notch hospitals of Delhi. Past 2 days I'm not able to come out of the trauma what I faced at the hands of Medanta Hospital, Gurgaon. My son, who is an adult, needs a blood procedure every month because of a lifestyle condition he has past 25 years. It is a life-saving thing for him and he cannot do without it. Post his COVID tests and all his treatments, it was his time to get that monthly procedure done. But to our alarm, for 4 days we kept going to all the hospitals of Delhi, but they would not give us the bed for 1 day. All they were interested was to take the bed for at least 10 to 12 days, and that too after paying a package of 15 to 20 lakhs. I kept on saying that he just needs a blood transfusion, a blood procedure which will just take 4 hours and which is a routine with every hospital and they know about it, but they would not listen to us. I kept going to all the top notch and even the small hospitals. I went to Max Saket, I went to Colmet, I went to City Hospital, I went to Apollo Hospital. I went everywhere best possible, even the small nursing homes they would refuse point blankly. Now I tried using all the pulls and the references, but I could not still get it. After long wait, my brother tried his best and then he got me a room at Medanta Hospital in Gurgaon. All they wanted me was to get my son admitted there, and they point blankly told us nobody is going to accompany him because of the corona scare we had, which we quickly agreed to. Now once when my son early morning at 8:30 gets to the hospital, after 1.5 hours we get a call from the hospital to transfer 2 lakh rupees immediately. I was shocked. I said, you had given us 3,200 rupees for the procedure plus the room charges. What is the 2 lakh rupees for? Straight away they kept, they relentlessly refused and said whatever the things are, they are different. As of now you have got to pay 2 lakhs or then we are not able to do the procedure. I argued with them. I made them understand, and we will not believe they started negotiating with me like a sabji mandi. They said, okay, how much are you ready to give? Would you give 1.5? Okay, would you give 1 lakh? Okay, give us 90,000 rupiah. This was the kind of scenario, and that too on the telephone. I kept on the phone and I called the person who had arranged the bed for me. And when they spoke to each other, did I get a call? Okay, ma'am, you can deposit 25,000 rupees. Which was also more, but then I just kept quiet and we transferred the money. Now my son, who's there in the hospital at 8:30 in the morning, the whole day till 6:30, nobody entered his room. Neither a nurse, nor a doctor, nor a peon. He kept asking for a glass of water. He kept asking for hot water. He kept asking for lunch. He wanted to talk to the doctors, but nobody would come. He kept ringing bell. Nobody would come. Till 6:30 in the evening, nobody came. At 9:30 afterwards, at 9:30 in the night, the procedure began, that too without the doctor. The nurse came in and she started the procedure and she went away. Crossing our fingers and doing the prayers, we said, okay, let the things go on smoothly. And little did we realize when we came to know that the procedure, only half the procedure they were giving. I again started calling doctors in the middle of the night, to which they said, oh, okay, they totally forgot about it and never mind, they'll do early in the morning. We again kept quiet and we prayed, and then early in the morning
they began the procedure, which ended at 8 o'clock. Now my son was ready to be discharged. He was all ready. We started calling at the hospital, and they again started with the same negotiations. You have to pay this much amount of money more, and then only can you discharge your son. That was again something which was like, which made us numb. How can they talk like this? I again called that person in between, and that person also just said, whatever best you can do, you do, and just get out of it. It completely shook us. What is this all about? But because our son was there, we agreed to it. We again transferred the amount of money they wanted. But still they would make the calls, and they kept asking us all irrelevant questions. What kind of a COVID test? What kind of a treatment? Where did you go? When did you go? How did you go? I kept on requesting them, ma'am, all this, if you had to ask, you should have asked at the time of admission and not at the time of discharge. When my son has finished with his procedure, payments are paid, discharge slip is made, summary is written, why are you not allowing him to go? To this, they started again asking different questions, and in the meantime, my son called me that, Mom, there is a nurse who has come with 12 or 15 vials, and they want to take my blood, and they're saying this is the protocol of the hospital to do the blood test. I kind of screamed on the phone, do not let them touch anything of yours, tell them we do not want any test and that you are going to get discharged. The nurses went away, and again the hospital people are calling. They are trying their best to convince me, do this, do that kind of a test. The government will not allow this. The hospital will not allow this. And it was 4:30 in the evening without him being given a glass of water. And mind it, the room rent I was paying is 15,000 rupees. And not even a sip of water was he given. Then at the time, at 4:30, I lost my mind. I started screaming. I started threatening them. If you do not allow my son to move out of the hospital, I'm coming with the police. I am going to call the women's cell and the police, and I'm right away marching there. To which they call my son and they say, your mom is speaking rudely to us, and whatever best and done, you want to go, you go. We are not going to allow you to go from the lift from here, He was on the 11th floor. 10 times he went till the lift, but the lifts were locked. They would not allow him to go down. It was like as if he was made a hostage. He was made a hostage in the hospital just for to meet their demands. Just to meet their demands, he was made a hostage in the hospital. He was shit scared. What to do? I again pleaded, they would not take my calls. I kept trying. I wanted to run away, but I knew they would not let me in the hospital because this big COVID scare is there. I again called the person who was in charge, but they also kept, switched off their phones. I again requested, but they didn't listen. Then at the top of my pitch of my voice, I again threatened, I accused, and I really shouted and screamed and I cried. Did I come to know at 6 o'clock that my son called me, Mom, finally somebody has come up and they're taking me down and I'm coming back in my own car. And my son drove back in 40 minutes. And we could barely breathe those 40 minutes. Now tell me, Mr. Kejriwal, tell me, the Prime Minister of India, is this what the citizens of India are getting? We pay our taxes on time. We are doing everything best possible. You make us clap. You make us ring the bells for these kind of people? These butcher khanas, what they have made? Save us from these butchers. Save us from these butchers. Today I'm an educated and aware woman. I could still fight. I could still argue. How about the people who succumb to their threats, who succumb to the scare what they put in them? I'm again telling you, nothing is required. Nothing was required. They just try to force us with their pressures, and they try to make us emotional by taking big names of the medicines and the treatments and something, and, fleece money from us. These big hospitals, they take big loans to make big hospitals, and then they fleece money like this. Mr. Naresh Trehan, or I would say Dr. Naresh Trehan, who is the owner of this big hospital, when he comes on the TV, he acts as if he's a devta of some place. But does he know what is going under his nose? How many people are being fleeced? How many people are being killed unnecessarily? Request to the Indian people, please be alert. Be alert not only with COVID, but also with the drivers of these COVID who are driving us crazy.
Look into it, Mr. Kejriwal, before it is too late. These hospitals should be shut. They should be closed down. Licenses should be cancelled. However big they are, they cannot play with our lives. They cannot play with our lives. ये महिला कह रही हैं कि सिर्फ 3200 रुपये का वो इलाज था। वो वेदांता पहुंची और वेदांता में जाने के बाद उनसे उस इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे गए। उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश में तमाम चीज़ों को आपके सामने रख रही हैं। सुनिएगा, किसी तरीके से मामला 1 लाख में तय भी हो गया। इन्होंने 25,000 रुपये जमा कर दीजिए, चलिए इलाज शुरू कर दीजिए। लेकिन इनसे अगले दिन कहा गया कि जब तक पूरा पेमेंट 2 लाख रुपए जमा नहीं करेंगी हम इलाज नहीं करेगा। तो क्यों ना कहा जाए कि स्वास्थ्य माफियागिरी है और इस माफियागिरी पे क्या अंकुश नहीं लगना चाहिए। लेकिन साहब धंधा है, ज़रा सा किसी के पेट में दर्द हो, कहिए अरे पथरी का दर्द है, ऑपरेशन होना है। आजकल आप देखिएगा ये भी एक धंधा बन गया। कितनी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है आज? हर एक को कहते हैं ऑपरेशन कराइए जी, हर एक को कहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के नाम पे 30 से 50,000 रुपये दे के जाएगा उसका परिवार का आदमी। नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे क्या दे जाएगा? लेकिन उसकी ज़िंदगी से तो खेल रहे हैं ना। आगे बच्चे उसको कैसे होंगे, उसकी ज़िंदगी से तो खेल रहे हैं सिर्फ अपने पैसे के लिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल, गली मोहल्ले में घूमने वाले डॉक्टर यूँ ही खड़े कर देते हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा? क्योंकि आदमी बीमारी के नाम पे कभी पूछता तो है नहीं, निकाल के दे देता। मेडिकल स्टोर पे जाइएगा, वो पता चला परिवार के 2 लोगों को दवाई देनी है, इस दवाई में भी वही साल्ट है और उस दवाई में भी वही साल्ट है, लेकिन दोनों को अलग अलग दवाई लिख रहा है डॉक्टर भी और मेडिकल स्टोर वाला भी दे रहा है। वो भी नहीं मेडिकल स्टोर वाला शर्मा रहा, कह रहा भाई साहब दोनों में एक ही तरीके का साल्ट है, आप चले जाओ, आप ये भी ले लेना वो भी ले लेना, क्यों फालतू पैसे खर्च कर। लेकिन उसका भी धंधा चल रहा है, क्योंकि अंदर बैठे हुए डॉक्टर को मोटा कमीशन दे रहा है और वो लिख रहे हैं उस बारे में। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।